ब्रिक हिस्ट्री। मेरा ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन है आपका ये सब लेके स्पीड से जाएगा, जस्ट पॉइंट पॉइंट हो गई। बेसिकली आपको जैसे बताया कि क्लाइमेट चेंज से जितना भी वल्नरेबिलिटी है, जितना भी बताया आपका डिफॉरेस्टेशन से लेके आपका डिजास्टर से लेके आपका फ्लडिंग से लेके अनटाइमली रेनफॉल से लेके कुछ भी होगा वो जाके आदमी का हेल्थ को ही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट इफेक्ट करने वाला। हम लोग का डायरेक्ट इंटरवेंशन तो नहीं रहेगा क्लाइमेट चेंज को करने के लिए, लेकिन सब जाके वापस मेडिकल डिपार्टमेंट का पास से आने हैं, क्योंकि बाद में कैजुअल्टी और इनडायरेक्ट बीमारी ही बढ़ने वाला। बस वही दिखाने के लिए ऑब्वियस साइड में ये सारे बीमारी, सब कुछ बीमारी, जितनी भी बीमारियां होती हैं आपके कम्युनिकेबल डिजीजेस से लेके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सब कुछ होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, सब बढ़ने वाला है। इवन मेंटल हेल्थ भी आपका चाहिए होता है, स्पेशली डिजास्टर के बाद। तो बेसिकली हुआ क्या था, एनडीसीसीएच का क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट का ब्रीफ हिस्ट्री। ये तो आपका जब आपका मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट थे उसी टाइम पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को नोडल एरिया मिनिस्ट्री दे दिया गया था। फिर आपका 2006 में आपका नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी में दिया। लेकिन जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने जो पहले से 8 मिशन थे उसमें 4 नए मिशन डाल दिए, जिसमें से हेल्थ मिशन को भी मोदी जी ने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए एक कमेटी बना जिसके अंदर में आपका नेशनल एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज जो था, प्लान जो फॉर क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर में आपका एक क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ का भी प्लान होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ का फाइनल इफेक्ट होना ही है इसीलिए। तो इसके ऊपर में एक सेपरेट सेंट्रल नोडल बॉडी बना दिया गया। ब्रीफ हिस्ट्री। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ का, वो आपका पक्के डिक्लेरेशन का जो हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, उसका भी सेकंड पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पक्के के संग में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, इसलिए उसका दूसरा सेकंड नंबर पॉइंट आपका हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ही आता है, बाकी बात नहीं। इसके अंदर में जो पॉइंट्स हैं आपके जो अचीव हमें करना है वो एग्जैक्टली अपना मोदी जी का जो गाइडलाइंस है उसी के मुताबिक ही किया गया है एप्लीकेशन के अंदर। तो जिसके अंदर में हमें क्या करना है, सबसे पहले जितना भी बीमार हो रहा है होने नहीं देना है क्लाइमेट चेंज की वजह से, आदमी को मरने नहीं देना है क्लाइमेट चेंज की वजह से। हम लोग अपना कैपेसिटी को बढ़ाना है, हेल्थ फैसिलिटी को रेडी करके रखना है, कुछ भी डिजास्टर या क्लाइमेट चेंज हो उसकी वजह से बीमारी हो उसके लिए। और उसके बाद में आपका पब्लिक को भी रेडी करके रखना है, हमें पहले से इंफॉर्मेशन लेकर रखना है। स्पेशली पीआरआई का ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी होता है इसमें। तो सर को इसलिए थैंक यू बोलता हूँ कि कम से कम पीआरआई के सामने बोलने का मौका दिया, क्योंकि हमें हमारा भी नेक्स्ट स्टेप यही था। और हमें सर्वेलेंस करते रहना है, जो हम लोग करते ही रहते हैं। हमें तमाम सर ने ऑलरेडी शुरुआत कर दिया है यहाँ का, आपके नाम से डिस्ट्रिक्ट का। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके एक चैप्टर डलवाना है क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक चैप्टर कम से कम। तो बेसिकली ये जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ है, जैसे आप सबने देखा कि एक सिंगल डिपार्टमेंट इसको कर नहीं पाएगा, एक मल्टी सेक्टोरियल है, बाकी आपके ट्रेडिशनल हेल्थ इश्यूज की तरह नहीं, ये एकदम अलग है। इसके लिए जो आपका सोशल इकोनॉमिक डिटरमिनेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि लकड़ी जलाने से, घर में आप जो लकड़ी जलाते हो उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है, कैंसर होने का चांस होता है, सिगरेट से भी ज़्यादा होता है, बात नहीं बात। लेकिन आदमी को लकड़ी, गरीब आदमी हो जाए एलपीजी नहीं खरीद सकता, तो लकड़ी जलाएगा अंदर में, उस तरीके से प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हमें उज्जवल योजना के लिए दूसरे डिपार्टमेंट से और ज़रा आईसी के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उस तरीके से मदद चाहिए। बेसिकली मेन मदद जो अभी तक हमें चाहिए शुरुआत करने के लिए इस प्रोग्राम को, ये है एनवायरनमेंट से हमें चाहिए कि मदद की प्लानिंग जब भी करें किसी चीज़ के, जैसे सर ने काइंडली हमें किया इस बार, उस तरीके से प्लानिंग हेल्थ सेक्टर को भी काइंडली इन्वॉल्व करिए। सेकेंड, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें हेल्थ सेक्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए मदद चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर अर्थक्वेक आया, आपका हेल्थ फैसिलिटी सारे गिर गया, तो पेशेंट सब जाएगा कहाँ? सब तो नहीं दे सकते ना। तो उसके लिए सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को रेडी करके रखना पड़ेगा। फ्लड आया, पूरा हॉस्पिटल ही फ्लड हो गया, उनसे पेशेंट कहाँ है? और अपेला से हमें मदद चाहिए एनर्जी ऑडिट के लिए। एक्चुअली इंडिया में ऐसा पाया गया है कि 11 to 12% ऑफ जो एनर्जी जो कंजम्पशन है वो हेल्थ सेक्टर पर, उसको आपका बहुत आसान से रिड्यूस कर सकता है। लेकिन उससे पहला स्टेप हमें चाहिए एनर्जी ऑडिट, जो हम खुद नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें अपेला से उसके लिए मदद चाहिए। तीसरा, आपका फॉरेस्ट्री और आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से क्या मदद चाहिए? जूनोसिस होते हैं बहुत सारे, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज तो आदमी में फैल ही गया ऑलरेडी, लेकिन लकीली अभी तक वो
फैटल केस नहीं है। लंपी स्किन डिजीज का आपका इजिप्ट में सिंगुलर केस का शो होती है, इंडिया में तो केस अभी तक नहीं है लकीली। और आपका श्रब और क्या होता है आपका क्रॉप बर्निंग, ये सब के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारे वाइल्ड फॉरेस्ट स्पेशली रेबीज के केस में नए आने शुरू हो गए, पहले आते नहीं थे। और आपका स्ट्रेप्टाइटिस बीमारी जो जहाँ पे पहले नहीं होता था, डिफॉरेस्टेशन से, वाइल्ड एनिमल्स से, रोडेंट्स के आदमी में आने शुरू हो। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से वही जो पहले मेंशन किया एक चैप्टर में। तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब आप लोग को PRIs के लिए स्पेशली कुछ पॉइंट्स बोले, पॉइंट्स से याद रखने के लिए आप लोग को जो जानना चाहिए। हीट रिलेटेड इलनेस क्या है? कुछ भी बीमारी जो गर्मी की वजह से होता है, सिंपल उतना ही याद रखिए। आप लोग पहले से बोल रहा था, जैसे सर ने पहले बोला, आई थोड़ा सा डिसएग्री कि 0.2% डिग्री से भी इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं। आप लास्ट 120 ईयर्स का आपका यूनेस्को और WHO का कंबाइंड टेम्परेचर राइज का डाटा देखेंगे तो आपका लास्ट 50 ईयर्स में कंटिन्यूस इंडिया में टेम्परेचर राइज हो गया। सिमिलरली सिर्फ इंडिया का नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी आपका 2020 तक राइज है। आप देख सकते थे पहले कि इंडिया में एटलीस्ट थोड़ा सा दिख पाता है, लेकिन अरुणाचल का टेम्परेचर तो हर साल मैक्सिमम को पार करते जाए। तो इसको मैं मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा एम्बिएंट पॉजिटिव टेम्परेचर डिपार्चर। इसका ये मतलब होता है जैसे कि तवांग हो गया, इस बार का फरवरी में देखो, फरवरी में वहाँ में -2 डिग्री होना चाहिए, लेकिन -2 डिग्री होने का वजह वहाँ में 8 डिग्री सेल्सियस था। 8 डिग्री सेल्सियस में भी आदमी को ठंडा ही लगेगा, उसको तो मालूम ही नहीं चलेगी गर्मी हो रही है। लेकिन वो तक -2 से 10 डिग्री, पूरा 10 डिग्री का पॉजिटिव का तरफ में चला गया। वहाँ के लोगों को इसका आदत नहीं, तो इसकी वजह से उसका बॉडी जब तक अडॉप्ट करेगा, जो ससेप्टेबल और वल्नरेबल ग्रुप होते हैं उनके ऊपर में हिल इफेक्ट्स हो जाते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट इफेक्ट तो आपका डायरेक्ट है, हीट इलनेसेस होते हैं। और आपका क्या होता है, आपका किसी का हार्ट खराब, दिल खराब था, किडनी खराब था, तो उनका तो डायरेक्ट मौत हो जाता है। अगर मौत ना हो तो भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है आगे दिखाता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या पड़ता है? हेल्थ सर्विसेज ही खराब हो जाता है आपका। क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एम्बुलेंस वगैरह अच्छे से चल नहीं पाएंगे, मेडिसिन का स्टोरेज है, मेडिसिन का अगर अच्छे से रेडी नहीं है तो मेडिसिन पूरा खराब हो जाएगा, वो सब रहता है। एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं, लोग नदी में जाते हैं नहाने के लिए वगैरह। और बैक्टीरिया, फंगस और वायरस तीनों का मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। और वेक्टर का जो स्पेशली मच्छर वगैरह जो है, और हायर एल्टीट्यूड में भी, पहाड़ के ऊपर में भी चढ़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। तो नई नई बीमारी जाते हुए नहीं होता था आपको। इतना मुश्किल से मलेरिया डिपार्टमेंट ने मलेरिया को अरुणाचल से ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया। हुआ नहीं है, सर्वे नहीं किया, ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया। लेकिन इसका बदले में स्पेशली रुक्सिन जैसे जगह में जापानीज एन्सेफेलाइटिस और आपका चिकनगुनिया एंडेमिक हो गया, वहाँ पे उसको निकालना मुश्किल हो गया टेम्परेचर राइज का वजह से। आपका कुरुंगकुम में, करालानी, ये सब एरिया में स्ट्रेप्टाइटिस डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो गया, टेम्परेचर राइज की वजह से स्ट्रेप्टाइटिस आ गई। हर साल एपिडेमिक आ रहा है, हर साल केसेस आना शुरू हो गया। पहले सिर्फ कलाकाम जगह में हुआ करता था, अभी पूरा अरुणाचल में स्ट्रेप्टाइटिस फैलता जा रहा है। हीट वेव इंडिया का थोड़ा सा हिस्ट्री बहुत बार आ चुका है, आता रहेगा और आगे जाके वो भी आता रहेगा। आपका आंध्र प्रदेश में 2300 ऐसे आदमी मरता है गर्म होने से। 2100 मतलब अभी जो आने वाला साल है 2100, अगर ऐसा ही रहता रहा तो हर साल आपका 15 लाख आदमी मरेगा सिर्फ गर्मी का वजह से। तो इसका प्रॉब्लम ये सिर्फ दिखाने के लिए हर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ये 10 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं, ये आपका एवरेज टेम्परेचर एम्बिएंट पॉजिटिव डिपार्चर, मतलब जैसे कि आपका अभी बताया था ना कि -2 होना चाहिए था लेकिन 8 पड़ गया, उस टाइप से इंक्रीज होता है तो कार्डियोवास्कुलर डेथ यानी हार्ट अटैक होने का चांस आपका 2.6% बढ़ जाता है। यानी अगर आपको मान लो तवांग में -2 होना था, वहां में 20 डिग्री या 30 डिग्री होने लग गया तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो स्पेक्ट्रम हीट इलनेसेस में क्या क्या बीमारी हो सकती है? आपका सिर्फ घमौरी, उस टाइम में घमौरी हो सकता है, से लेके हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक मेडिकल इमरजेंसी होता है, हॉस्पिटल नहीं ले गया तो मर जाएगा। कब होता है, किन लोगों को होता है? गर्म दिन में जबरदस्ती काम कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्म रूम के अंदर में काम कर रहा है, इसमें पंखा कुछ नहीं चल रहा, पानी अच्छा से नहीं पी रहा है, काम में ज़्यादा बिजी हो गया, या कूलिंग पंखा कुछ नहीं चल रहा, और उसी समय में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन में होता है।
तो इसके दो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, एक है हीट एग्जॉशन और एक हीट स्ट्रोक। जब भी आदमी ज़्यादा गर्मी में काम करते करते बेहोश हो जाएगा ना, तो ये दो कारण हो सकता है, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। पहचानेगा कैसे? हीट एग्जॉशन में आदमी जो बेहोश तो हो गया, लेकिन उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है और बहुत पसीना निकल रहा होता है। उसको करना क्या है, चुपचाप ठंडे जगह में छाया में लेके जाओ, उसको पानी फेंको उसको, बस। उसके बाद भी होश में नहीं आया तो हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया, मतलब छूने में भी सीधा गरम हो रहा है और पसीना नहीं निकल रहा गर्म होते हुए भी, तो उसको हीट स्ट्रोक होता है। वैसे हमने से क्या करना है, सिंपल तरीका, बर्फ निकालो, बाल्टी में डालो, टब में डालो, वो आपको सीधा बर्फ पानी में, वही ओनली तरीका बचाएगा उसको। वो भी इमीडिएटली करना। अगर बर्फ करने के लिए टब नहीं है, वो एक आदमी को डायरेक्ट बैठा के रखेगा इस तरीके से। अगर वो नहीं कर पाया, आप लोग किया है ना, तो बाई चांस कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा तरीका क्या कर सकता है, पंखा के नीचे में पानी फेंको उसका ऊपर में, और पंखा नीचे में रख दो, एसी के नीचे में रख दो। तीसरा, पूरा ये सब जगह में पार्क में ना, जहाँ होल्डिंग होता है इसके वहाँ में डायरेक्ट बर्फ को वहाँ में बांध के घुसा दो, ऐसे करना है। या तो ब्लैंकेट डाल दो, उसका ऊपर में बर्फ का पानी डाल दो, ऐसे कर सकते। और बाकी चीज़ तो फिर हॉस्पिटल दे इस तरीके से बर्फ को घुसा दे रहा है, ऐसा करा दोबारा। तो प्रिवेंशन क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली वाटर ड्यूरिंग मौसम ही ऐसा, आपको पहले से पता था, काम ज़्यादा नहीं करना है इसमें। अगर काम फिर भी कर रहे हैं तो पानी वगैरह पीते रहने, प्लेन पानी नहीं पीना, नींबू पानी थोड़ा सा काला नमक डाल के, या ORS मिले तो और भी बढ़िया, वैसे करके पीना। थोड़ा सा ब्रेक लेते रहिए, आराम करते रहिए बीच बीच, कंटिन्यूस काम नहीं करिए। और दारू चाय नहीं पीनी। चाय पीने से पेशाब करता है, पानी कम हो जाता है, दारू पीने से पानी को सीधा हटा देता है। का क्या काम रहेगा इसमें, उनको अपना डाटा, स्पेशली हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के पास अगर कुछ भी इमरजेंसी आता है कि ये रहेगा, तो उसे हमारे पास स्टेट में आ जाता है कि ये आने वाला है, टेम्परेचर के लिए स्पेशली डाटा आ जाता है, तो हम लोग उसको पहले दे देते हैं, भिजवा देते हैं। अगर नहीं आता नहीं भेजते, अगर आता है तो हम लोग भिजवा देते हैं। तो आप लोग अगर चाहिए बोलने से पूछ से देख सकता है कुछ आया ही क्या। दूसरा, बीच में जाके हेल्थ फैसिलिटी जाके एक बार चेक तो करिए कि वहाँ का हीट स्ट्रोक मुझे काम कर रहा है ना नहीं कर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तीसरा, ये जो अभी बताया कि गर्मी में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब आप लोग अभी जाके DHMD विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे महीने में एक बार होता है, ANM करवाती है, उसमें आप लोग जाइए, क्योंकि आप लोग कमेटी के मेंबर है, आप लोग जाइए, एक बार जाइए, उसके बाद इसके ऊपर में बात करिए, आप लोग का बात मानेगा और क्या। और ये आप लोग हो सके तो बस कोट ही रख रहे हैं, फिल्टर कोट इस टाइप का ठंडा वंडा कुछ आपका कम से कम 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में इम्पोर्टेंट जहाँ में हम लोग लेबर काम कर रहा है या गर्म जगह में काम कर रहा है, वो हमको अवेलेबल करा के रखिए। बस पानी पीते रहने से तो आप लोग बचेगा। दूसरा आ गया एयर पोल्यूशन रिलेटेड इलनेसेस। एयर पोल्यूशन क्या है? कुछ भी कंटामिनेशन हवा का एयर पोल्यूशन है। कुछ भी हो, फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, कुछ भी चेंज हो जाए एयर पोल्यूशन। सिंपल। सोर्सेस क्या होते हैं? आउटडोर एयर पोल्यूशन और इंडोर एयर पोल्यूशन। लकीली आउटडोर एयर पोल्यूशन अरुणाचल में ठीक ही है, लेकिन इंडोर एयर पोल्यूशन अरुणाचल में अच्छा खासा है। इसका सोर्सेस क्या होता है? कागज पर जलाते हैं, घर में आप लकड़ी जला रहे हैं, इवन अगर बत्ती से भी होता है इंडोर एयर पोल्यूशन। सिगरेट पीने से तो ऑब्वियसली होता ही है। अब झाड़ू मार रहे हैं, उस टाइम में मास्क लगाना चाहिए, उससे भी आपका पार्टिकुलर मैटर छोटे छोटे लंग्स के अंदर जमा हो जाता है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह। आप ये मेरे को देख के सीधा समझ जाएगा। इंडियन एयर पोल्यूशन में तो केरला जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा ही अरुणाचल का, केरला का सबसे अच्छा। लेकिन हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन में अरुणाचल का खराब है, मीडियम लेवल में, अच्छा नहीं। और इंडोर एयर पोल्यूशन हमारे अरुणाचल के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका हम लोग 70 से 75% अपना घर में ही रहते हैं ना, बाहर रास्ते में तो घूमते नहीं, ज़्यादातर समय रात को लेके घर में ही रहते हैं। उतना समय बैठने तक हम लोग 30.5 kg हवा लेते हैं। मैक्सिमम हवा जब हम सांस लेते हैं घर का अंदर में ही लेते हैं। अब घर का अंदर में आप घर को धुआ करके रख लेने से तो फिर आपका बाहर में साफ हवा में से फैलेगी। अब एक नामसाई के सिर्फ एक आपको डाटा दिखा के दिखाया। नामसाई में LPG यूज करने वाला सिर्फ आपको 30 से थोड़ा % सिर्फ LPG यूज करता है, बाकी सब लकड़ी यूज करता है। आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। दूसरा, आपका डायबिटीज वाला तो थोड़ा कमी है, 5 से 6% है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर वाला देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 30% लड़की लड़का दोनों में ब्लड प्रेशर, उसको का देखा में स्ट्रोक का चांस बढ़ जाएगा इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से।
और दूसरा सिगरेट पीने वाला या तंबाकू लेने वाला देखिए लड़का लोग में तो ऑलमोस्ट 70% तो लेते हैं आपका लंग्स है उसको कभी चांस रहेगा लंग खराब होने का बेकार। और ये आप देखिए डायरेक्ट राइट साइड में आपका टोबैको यूज है, लेफ्ट साइड में एयर पोल्यूशन है, इंडोर एयर पोल्यूशन। ठीक है, आपका सिगरेट जितना बीमारी करता है उससे ज्यादा घर में जलाने वाला एयर पोल्यूशन आपका खराब करता है। तो घर में आप सिगरेट नहीं पी रहे बल्कि आप घर में लकड़ी जला रहे हैं बात बजा रहे। और इसमें सबसे खतरनाक ये सिर्फ ये दिखाने के लिए जब लकड़ी जलाते हैं ना घर में उसमें वो बाल है, वो जो गोल वाला दिखा रहा है बाल का साइज है। ठीक है, उसमें से वो छोटा वाला जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है वो इतना छोटा छोटा टुकड़ा लोग हवा में रह जाता है, लंग्स अंदर जाता है, खून तक चला जाता है। छोटा छोटा ये खून में भी पहुंच जाता है, खून में पहुंच के आपका ब्रेन में, दिल में, लंग में, लिवर में, किडनी में जमा होकर रह जाता है। वहाँ में इन्फ्लेमेशन मतलब एलर्जी टाइप का रिएक्शन कराता है और उसको डैमेज कर देता है। तो आप सोच रहे हो ऐसे बकवास नहीं कर रहा है, बकवास नहीं कर रहा है, एविडेंस भी है। बहुत सारे स्टडी हुआ है इंडिया में जो आपका एक्टिव एक्सपोजर होता है जैसे लंग डैमेज होता है उसका स्टडी है। एयर पोल्यूशन बढ़ गया होने से इमरजेंसी में आदमी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, उसका भी स्टडी है। माँ, प्रेग्नेंट माँ लकड़ी जला रहा है तो उसका बच्चा लो बर्थ वेट होता है, उसका बढ़ने में भी मेंटल में भी प्रॉब्लम होता है, उसका भी स्टडी है। इंडिया के जो आईसीएमआर ने 2019 में स्टडी किया, 2019 में ऑलमोस्ट 1 करोड़ आदमी मरा इंडिया, उसमें से 17 लाख आदमी सिर्फ एयर पोल्यूशन का वजह से मरा इंडिया में, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, 17 लाख आदमी एयर पोल्यूशन का वजह से। और ऑलमोस्ट 12% आदमी लोग जो बीमार हुए ना वो एयर पोल्यूशन का वजह से बीमार हुए। ये जैसे स्टडी तमिलनाडु में स्टडी हुआ है, तेलंगाना में स्टडी हुआ है, इस ऐसे बहुत सारे स्टडी हुआ है। इवन आपका ये जंगल जलाने का वजह से क्रॉप जलाता है ना उसका वजह से फिर उसका बाद में पता चला कि हार्ट अटैक बढ़ना शुरू हो गया वो एरिया में, ये सब स्टडी हो जाए। जंगल में जलाता है आपका स्पेशली क्रॉप को जलाता है ना उसका बाद में हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता हो जाएगा। तो बेसिकली सबने क्या पता चला स्टडीज में बर्थ वेट हमेशा कम हो जाता है एयर पोल्यूशन रिलेटेड वाला आदमी में। चाइल्ड में आपका निमोनिया होता है और आपका ग्रोथ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है, स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है और ऑब्वियसली आस्थमा वगैरह बढ़ जाती है। शॉर्ट टर्म में ये तो आपको मालूम आइए माथा दर्द होगा, आँख जलेगा, खांसी होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, स्किन इरिटेशन होगा। लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक होगा अगर सांस लेते रहता है लकड़ी जलाने में, स्ट्रोक होगा, हार्ट अटैक होगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस होगा, लंग कैंसर होगा, जो पहले सिगरेट से होता था अभी लकड़ी जलाने से उससे ज़्यादा होने का चांस है। और ये आदमी लोग को तो बिल्कुल बचा के रखना चाहिए। आप लोग हम लोग सब जवान है वो जगह पे मरने से ये लोग को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, छोटा बच्चा लोग को, औरत स्पेशली प्रेग्नेंट है उनसे उसका बच्चा को भी असर पड़ेगा। एल्डरली लोग का हार्ट अटैक होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रोक होने का। अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन किसी का लिवर खराब है, किडनी खराब है, अगर लंग ऑलरेडी खराब है, शुगर हो गई है, बाहर काम करने वाले लोग को स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा है उसका नाक मुंह में पूरा धूल जमा होते हैं, सिलिकोसिस का बहुत निमोनिया बहुत अलग अलग टाइप की बीमारी है। ट्रैफिक पुलिस पूरा गाड़ी के बीच का गाड़ी का धुआं सुनता रहता है और आपका म्युनिसिपल झाड़ू मारने वाला, झाड़ू मारने से बहुत धूल उठता है। तो इसके लिए सर तो मालूम होगा 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने आपका ये क्या होता है ये टारगेट रखा था 2017 को बेस करके 20 to 30% रिडक्शन करना है आफ्टर 2020। पीआरए का क्या क्या कर सकता है पीआरए वाला, वो क्या होता है प्लान मैनर में एडवोकेसी कर सकते हैं अपने गांव वाला एरिया में, एक बस्ती दूसरा बस्ती ऐसे करके अपना अपना एरिया में प्लांट एरिया से इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आपको एक्चुअली में खराब है बोल के जो अभी जाने आप लोग उसको बताइए, उसको जानने दीजिए, तभी तो वो लोग यूज करना कम करेंगे। उसके बाद में दूसरा क्या कर सकता है उसको एनकरेज करिए। एलपीजी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है, उससे आप एलपीजी लीजिए, लकड़ी को लेना बंद करिए। दूसरा टोबैको अगरबत्ती हो सके जितना हो सके स्पेशली बच्चा और बूढ़ा है घर में तो इस्तेमाल मत ही करिए, छोड़ने में सिगरेट 12 जगह गई छोड़ देने से। और बीएचएनडी में हमेशा रहना चाहिए, पीआरआई मेंबर बीएचएनडी विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे जो रहता है उसमें हमेशा रहना चाहिए। उसमें बहुत कुछ का ऊपर में कर सकता है, सर जैसे होगा ना 21 प्रोग्राम्स को लाइन में ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक यूपी से दिखाया गया था, वहाँ में धीरे धीरे एलपीजी में चेंज होना थोड़ा मुश्किल है, यूपी का धीरे धीरे होता है लेकिन चेंज हो रहा है। उसके वजह से 40
40% रिडक्शन हुआ है औरतों का लंग फंक्शन खराब, लंग खराब होने में 40% रिडक्शन हुआ है यूपी में, एपी का स्थिति। एनीवे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी एयर पोल्यूशन रिलेटेड इलनेसेस जो है उसका हम लोग ये कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। हम सब लोग तो अभी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज ह्यूमन हेल्थ बना भी दिया सर ने, सबमिट भी कर दिया है। हम लोग रिवाइज करके दिल्ली भेजने वाले हैं, एक बार अप्रूव हो जाता है तो छप भी जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेवल सर ने जैसे बोला PRA लेवल को तक जाना है। एनीवे, तो हम लोग का ये करते हैं, हम लोग जो डाटा जनरेट होता है उसको हम लोग हमेशा सेक्रेटरीट में भेज देते हैं और सेंट्रल मिनिस्ट्री में भेज देते हैं, जो डाटा भी जनरेट HRA के तो चले जाए ये रिलेटेड बेसिस का। और एक और काम रहता है कि जितने भी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड सीजनल हेल्थ इवेंट्स होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं। जैसे कि 2021 में अचानक से आपका AQI इंडेक्स नाहरलगुन का 100 से ऊपर चला गया, फिर क्या हो गया मुझे पता चला, तो बाद में पता चला सामने में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट होके AQI नाहरलगुन का गिर गया। और ये इन्फेक्शियस डिजीज पैटर्न में तो आपको पहले ही सर लोग ने कवर कर दिया, इसलिए सिर्फ 2 स्लाइड में। ऑब्वियसली आपका फूड बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज और वेक्टर बॉर्न डिजीज तीनों राइज होंगे टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मच्छर तो ऊपर तक पहुंच जाता है और पानी में बैक्टीरिया ऐसा मल्टीप्लाई करता है, फंगस मल्टीप्लाई करता है, गार्बेज डिस्पोजल अच्छा नहीं हुआ तो सब कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे सैल्मोनेला, कोलेरा, ऐसे तो बहुत ई कोलाई। एनीवे, और उसके बाद में आपका ये डेंगू, जेई, लेप्टोस्पायरोसिस और स्ट्रेप्टोकाइकस ये अरुणाचल में आना शुरू हो गया धीरे धीरे। लेप्टोस्पायरोसिस से एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी था, हो जाएगा छोड़िए टाइम नहीं है। तो मिटिगेटिंग क्या क्या कर सकते हैं, जो PRA भी सपोर्ट करना चाहिए, इसमें पीरियडिक मॉनिटरिंग करना चाहिए। मतलब जो सर लोग तमाम सर लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी, पीरियडिक मॉनिटरिंग और कॉन्टिन्यूस सर्वेलेंस डिजीज के सर लोग कर ही रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते रहना है। और हमें क्या करना है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट और क्या होता है हेल्थ फैसिलिटी को प्रिपेयर करके रखना है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसका कुछ भी रिलेटेड इलनेसेस के लिए, डिजास्टर के लिए। उसके लिए हमें पैरेलल डिपार्टमेंट से मदद चाहिए, अकेला हम कर नहीं पाएंगे एवं डिस्ट्रिक्ट में भी। और आपका PRA का सपोर्ट करना है, जैसे मलेरिया के लिए, मलेरिया मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, जो मलेरिया का जो ऑफिसर्स होते हैं वो सिर्फ मलेरिया नहीं देखते, वो JE वगैरह देखते हैं और भी आपका बहुत सारे इसमें की बीमारी है उसको देखते हैं, उनका मदद करना चाहिए। IDSP को भी डिपार्टमेंट में सर के ही है, उसके अंदर में कुछ भी नया बीमारी आता है, आप लोग बस्ती में कुछ भी नया बीमारी आता है, आप लोग को लगता है कि कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, सीधा सर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसका हमें वैक्सीनेशन में सपोर्ट करना चाहिए, स्पेशली JE के उसको आप लोग बस्ती जाके अगर जहाँ में भी आपका कोई भी एक सिंगल केस भी आए वो बस्ती में आप लोग जाके इसका क्या कहते हैं एडवोकेसी प्रमोट करना चाहिए। और आप लोग हाँ हमारा ये डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स नवसारी जो कॉन्स्टिट्यूट हो गया सर, हम लोग का क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है DC सर का चेयरमैनशिप में। आप PRA मेंबर्स कभी भी उसमें भी आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना इनपुट्स दे सकते हैं और उसका PRA में क्या क्या चेंजेस चाहिए वगैरह पूरा सजेस्ट कर सकते हैं, सीधा आप वेलकम बोला सकते हैं। और प्लानिंग में अब तक क्या क्या इससे एक्शन प्लान था हमारा बन चुका है, गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया था नवंबर 2020 को, ऑफिशियली रिलीज डेट जून में सर के प्रेजेंस में हुआ, देखना भूल गया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा हुआ था। तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन चाहिए, लेकिन वो एक्शन प्लान जो है हमारा पूरा फुल नहीं, क्योंकि कुछ हमें पैरेलल डिपार्टमेंट से उससे मदद चाहिए और अपडेट करने के लिए। और उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एक्शन प्लान जो अभी करंट अंडर रिव्यू है उसको भी अपडेट करने के लिए पैरेलल डिपार्टमेंट से मदद चाहिए। और PRA भी अपना लोकल हेल्थ एक्शन प्लान जो अभी बना रहे हैं उसमें हेल्थ एक्शन प्लान को भी मद्देनजर रखते हुए बनाना चाहिए। बस इतना ही, थैंक यू।